तमाम विवादों और लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सरकार ने आज लोकसभा में वक्फ संशोधन कानून पेश कर दिया। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने क्या कुछ कहा, विपक्ष के सदस्यों ने किन तर्कों के साथ सरकार को घेरा, क्या क्या आरोप लगाया, क्या कुछ हुआ वक्फ संशोधन कानून को लेकर के लोकसभा में आज। जब तक हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब तक की सभी बातों को समेट कर इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष लेकर आया हूं। नमस्ते, आप देख रहे हैं वयम भारत, मेरा नाम है आशुतोष। तो देखिए, लोकसभा में आज केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संशोधन कानून सदन के पटल पर पेश किया। लेकिन इस पूरे कार्यवाही की बात करें उससे पहले बात कर लेते हैं लालू यादव के वायरल वीडियो की। और ये वायरल वीडियो किसके संबंध में है? वक्फ कानून के संबंध में ही है। दरअसल कल देर शाम से ही, या यूं कहें कि आज दिन भर लालू यादव का ये वीडियो वायरल होता रहा। बाकायदा जीतन राम मांझी ने इस बाबत ट्वीट किया है। केंद्रीय मंत्री हैं, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, बिहार से आते हैं, बिहार में चुनाव भी है इस बार, और आरजेडी इस मुद्दे को, वक्फ संशोधन कानून के मुद्दे को लगातार उछाल रही है और कह रही है कि नीतीश कुमार, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, ये सब भाजपा का साथ दे रहे हैं और भाजपा को सांप्रदायिककरण करने में सहयोग कर रहे हैं। लेकिन लालू यादव ने इस वीडियो में क्या कहा है और क्यों भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं? दरअसल इस वीडियो में लालू यादव जब लोकसभा के सदस्य थे उस समय की बात है ये, वो एक ठोस वक्फ कानून बनाने की वकालत कर रहे हैं सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर। बाकायदा जीतन राम मांझी ने, जैसा कि मैंने बताया, इस बाबत ट्वीट किया है उन्होंने। और लालू यादव कह रहे हैं उस वीडियो में कि पटना में कई ऐसी महत्वपूर्ण जगह है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की ज़मीन हो, चाहे वो सरकारी सेक्टर की ज़मीन हो, उसको वक्फ के ज़रिए अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। उन्होंने डाक बंगला चौराहे के एक ज़मीन का जिक्र भी किया इस वीडियो में। हालांकि मैं वीडियो दिखाने से पहले स्पष्ट कर दूं कि इस वीडियो की सत्यता, वयम भारत सत्यता की पुष्टि नहीं करती है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं। उन लालू यादव का ये वीडियो देख लीजिए, जब वो लोकसभा के सदस्य थे तो उनका क्या विचार था वक्फ कानून को लेकर के। देखिए, कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी ज़मीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली ज़मीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी, ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट किया है। आगे से खैर अब तो लाइए, इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका, लेकिन आगे से कड़ाई के साथ जो भी बंदियां बना रहे हैं। तो देखा आपने कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के समर्थकों की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि ये लालू यादव का वीडियो है लोकसभा में, जब वो लोकसभा के सदस्य थे, और वो मांग कर रहे हैं कि ठोस वक्फ कानून बनाया जाए ताकि ये अवैध कब्जा जो है उसको रोका जाए। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, वयम भारत इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। चलिए अब बात कर लेते हैं लोकसभा में क्या कुछ हुआ वक्फ कानून को लेकर के। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस बिल को सदन में लोकसभा के पटल पर पेश किया। उसके बाद उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि इससे वक्फ कानून आने से आम गरीब मुसलमान जो हैं, चाहे वो पासबंदा मुसलमान हो, चाहे वो सिया हो, सुन्नी हो, और कई वर्ग मुस्लिम के कई वर्गों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इन जो पिछड़े हुए मुस्लिम हैं, मुस्लिम समाज के जो पिछड़े लोग हैं, उनको इंसाफ मिलेगा। वक्फ की प्रॉपर्टी को सामाजिक कार्यों में, मुस्लिम समाज के लिए जो सामाजिक कार्य हैं, चाहे वो हॉस्पिटल की बात हो, चाहे स्कूल की बात हो, उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। उनके जनहित के कार्यों में उनके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस से सवाल पूछा कि आखिर 70 साल में मुसलमानों के बदहाली का जिम्मेदार कौन है? क्यों नहीं 70 सालों में, आज़ादी के 70 सालों के बाद भी या 75 सालों के बाद भी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी दावा करती है, भारत का मुसलमान गरीब है, पिछड़ा है, ऐसा उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया और कांग्रेस को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। सेकुलर इंक्लूसिव बनाना चाहते हैं, आपका पुराना प्रावधान को हटा करके अब हमने कहा है कि वक्फ बोर्ड में शिया भी रहेंगे, सुन्नी भी रहेंगे, बोहरास भी रहेंगे, आगा कानिस भी रहेंगे, मुसलमानों में जो बैकवर्ड है, पिछड़े लोग हैं, वो भी रहेंगे, और सांसद में महिला भी रहेंगे और एक्सपर्ट नॉन मुस्लिम भी रहने का प्रावधान रखा गया है। सब स्वागत करना चाहिए, इसको किसी को आपत्ति होने का कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद सर,
मैं थोड़ा सा इसको विस्तार करके बताना चाहता हूं। मेरा ही खुद का एग्जांपल मैं देता हूं। मान लो मैं मुस्लिम नहीं हूं, लेकिन मैं माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हूं, तो मैं सेंट्रल वर्क काउंसिल का चेयरमैन होता है। तो मेरे होने के बावजूद उसके बाद टोटल 4 नॉन मुस्लिम हो सकता है वर्क काउंसिल में मेंबर, और उसमें मैक्सिमम 4 नॉन मुस्लिम के साथ साथ में 2 महिला कंपलसरी है। 2 महिला होना ही चाहिए सर। उसके बाद सर स्टेट अभी आप पूरा वर्क बोर्ड देख लीजिए, महिला कहां है? महिला को भी रखा ही नहीं है, वो सिर्फ बातें करते हैं। सर 22 सर मैं स्पेसिफिक बताना चाहता हूं। सेंट्रल वर्क काउंसिल में टोटल 22 मेंबर्स में 4 नॉन मुस्लिम से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं। एक्स ऑफिशियो के पद को मिला करके 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो किसी धर्म का हो सकता है। जब इलेक्शन करते हैं तो कोई भी धर्म का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए बन सकते हैं। सर 10 मेंबर मुस्लिम कम्युनिटी से होगा, 2 फॉर्मर जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, 1 एडवोकेट ऑफ नेशनल एमिनेंस मेंबर रहेंगे, 4 पर्सन्स ऑफ नेशनल एमिनेंस फ्रॉम वेरियस फील्ड। ये तो कई कमिटियों ने इसको सिफारिश किया है। और एडिशनल सेक्रेटरी या ज्वाइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें रहेंगे। आउट ऑफ 10 मुस्लिम मेंबर्स 2 महिला अनिवार्य है। ये हमने प्रावधान रखा है। तो वहीं कांग्रेस के तरफ से इस बिल को अपोज किया उपनेता सदन गौरव गोगोई ने। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि राहुल गांधी इस पूरे बिल पर लोकसभा में के चर्चा के दौरान नहीं बोलेंगे। गौरव गोगोई उपनेता सदन है लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और उन्होंने अपना विचार रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मिसलीड कर रही है। मंत्री जो हैं किरण रिजिजू, वो मिसलीड कर रहे हैं सदन को, और एक तरीके से ये ज़मीन हड़पना चाहती है सरकार इस कानून के माध्यम से। ऐसा गौरव गोगोई का आरोप था सरकार पर लोकसभा के अंदर। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि ये हमारी जो तहज़ीब है, गंगा जमुनी तहज़ीब, भारतीय समाज की जो एकता है, उसको खंडित करने के लिए कानून लाया गया है। ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार को। इसके अलावा उन्होंने कई सारे सुझाव दिए, कई सारे आरोप लगाए। लेकिन सबसे मज़ेदार बात रही अखिलेश यादव के भाषण के दौरान। देखिए, अखिलेश यादव से पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहले प्रवक्ता थे रविशंकर प्रसाद। उन्होंने कई सारे तर्क दिए। अखिलेश यादव को कहा कि कांग्रेस से सतर्क रहिए। कांग्रेस ने शाहबानो केस में जो निर्णय लिया था, जिस तरीके से सदन में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटा गया, 400 का आंकड़ा था कांग्रेस के पास, और कांग्रेस ने सदन में बाकायदा बिल पारित करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। उसके बाद कांग्रेस कभी भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाई। नरेंद्र मोदी को 2 बार पूर्ण बहुमत मिला है। अखिलेश यादव को उन्होंने कांग्रेस के बहाने एक तरीके से अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उसके बाद बारी आई विपक्ष की तरफ से बोलने की अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने महाकुंभ को जोड़ दिया वक्फ संशोधन कानून से। उन्होंने कहा कि धर्म जो है वो कमाई का जरिया नहीं बन सकता है। इसके अलावा उन्होंने कई सारे आरोप महाकुंभ को लेकर के लगाए। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में जो 30 लोग मरे उसका नाम क्यों नहीं बता पा रही है सरकार, 1000 लोग जो गायब हैं उसका आंकड़ा क्यों नहीं दे पा रही है सरकार। इसके अलावा उन्होंने इस बिल को विभाजनकारी बताया और साथ साथ कहा कि ये बिल जो है वाटर पूल साबित होगा। इसके साथ साथ अखिलेश यादव ने एक और मज़ेदार बात कह दी। अखिलेश यादव ने कहा कि जो पार्टी अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है वो क्या मुसलमानों का कल्याण करेगी। बस अखिलेश यादव की इतनी सी बात कहनी थी और गृह मंत्री अमित शाह उठे और उन्होंने भी मज़ेदार और तीखे अंदाज में अखिलेश यादव पर निशाना साधा। तो पहले अखिलेश यादव का ये बयान सुन लीजिए कि क्या कुछ कहा है उन्होंने सदन में, और उसके बाद आप गृह मंत्री अमित शाह किस तरीके से उन्होंने तंज कसा है अखिलेश यादव पर, ये भी देख लीजिएगा। और ये अध्यक्ष महोदय जब ये कह रहे हैं कि इससे कारोबार होगा, अध्यक्ष महोदय धर्म की चीजों से कारोबार नहीं हो सकता।
हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि कारोबार होगा। वो 30 की गिनती में उलझे हुए हैं, जैसे 30 मार खाए वो। उनसे पूछा कि जान कितनी गई, वो 30। उनसे पूछा कि कारोबार कितने का होगा, 30 गुणा 10,000 करोड़। सोचिए, कुंभ हमारा क्या कारोबार की जगह है? और फिर उसका कौन नापेगा, कैसे नालाएगा? और फिर हमारे माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि जमीन, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो डिफेंस की हो, वो भारत की जमीन है। मैं भी स्वीकार करता हूं कि रेलवे की जमीन भी भारत की है, डिफेंस की भी जमीन भारत की है। क्या डिफेंस की जमीन नहीं बेची जा रही मंत्री जी? कुंभ में आस्था सबकी है, कोई ऐसा नहीं जिसकी आस्था ना हो। और कुंभ कोई पहली बार नहीं हो रहा था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसा प्रचार किया कि 144 वर्षों के बाद पहली बार महाकुंभ होने जा रहा है, और लोग निकल पड़े। सरकार ने कहा कि हमारी तैयारी 100 करोड़ की है। आप कहते टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करेंगे, जमीनों को हम मैपिंग कर करके डेटा एंड रिकॉर्ड ठीक करेंगे। अध्यक्ष महोदय ये बताएं कि वो 30 लोग कौन थे, उनके नाम क्या थे जिनकी जान चली गई? न केवल जान जाने वालों की, बल्कि अध्यक्ष महोदय ये सरकार बताए कि जो लगभग 1000 हिंदू खो गए हैं, जो अभी तक नहीं मिले, जो अभी तक नहीं खोज पाए हैं, वो 1000 हिंदू की सूची कहां है? तो ये वक्फ बिल जो लाया जा रहा है, वो अपनी वोट बैंक को संभालने के लिए और समाज को बांट करके, ध्रुवी कर करके राजनीतिक लाभ लेने के लिए लाया जा रहा है। और अगर इसके लिए नहीं लाया होता तो पहले से जो जितने फैसले लिए सरकार ने, क्या उससे देश और प्रदेश में कोई बड़ा बदलाव आ गया है? अगर स्मार्ट सिटी का बात करें तो कितनी स्मार्ट सिटी बन गई है आपकी? आपके नोटबंदी की वजह से न जाने कितना रुपया कहां निकल रहा है। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी, मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। इस सामने जितनी पार्टियां हैं, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर चुनना है तो देर लगती है, प्रक्रिया कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं, अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की तरफ से इमरान मसूद, जो कि कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश से लोकसभा के सदस्य हैं, उन्होंने भी अपना वक्तव्य रखा। कमोवेश लबोलुबाव ये था कि सत्ता पक्ष इस बिल को आम मुसलमानों के लिए हितकारी और विपक्ष इसे विभाजनकारी बताने में लगी हुई थी लोकसभा में। फिलहाल जब तक हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, लोकसभा की कार्यवाही चल रही है। रात 8 बजे इस पर वोटिंग होना है और ऐसा लग रहा है कि लोकसभा से वक्फ संशोधन कानून पारित कराने में सरकार कामयाब हो जाएगी, क्योंकि सरकार के पास उसके जितने भी सहयोगी दल हैं, चाहे वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, जनता दल यूनाइटेड हो, टीडीपी हो और एलजेपी हो, मैंने पहले जिक्र कर दिया, हम पार्टी हो, शिवसेना शिंदे गुट हो, ये सभी पार्टियों का समर्थन, एनडीए में जितने भी पार्टियां शामिल हैं, इन सभी पार्टियों का समर्थन मिल रहा है। और कुल मिलाकर अगर बात कर ले एनडीए की आंकड़ों की, तो 293 सीटें, जो 293 मत जो है वो इस बिल के पक्ष में पड़ने की उम्मीद है। हालांकि सस्पेंस जो है अभी बाकी है। सस्पेंस क्यों बाकी है? क्योंकि बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस, जो ना तो सत्ता पक्ष में है ना विपक्ष में है, वो समय समय पर जब भी सरकार फंसती है लोकसभा या राज्यसभा में, तो सरकार के समर्थन में बिल पर वोट करने के लिए उपलब्ध हो जाती है। हालांकि वो एनडीए का हिस्सा नहीं है, वो ना तो वो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के जो विरोधी हैं
आंध्र प्रदेश में YSR कांग्रेस के मुखिया जगन मोहन रेड्डी और BJD उड़ीसा, ये दोनों ही पार्टियां, नवीन पटनायक की पार्टी हो या जगन मोहन रेड्डी की पार्टी हो, ये दोनों पार्टी समय समय पर, चाहे धारा 370 की बात हो, ट्रिपल तलाक हो, इन तमाम मुद्दों पर सरकार का साथ पहले भी दे चुकी है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष में सभी NDA दल इस बिल के पक्ष में वोट देने के लिए व्हिप जारी कर दिए, तो वहीं विपक्ष की अगर बात कर लें तो विपक्ष भी इस मसले पर एकजुट है। और हैरानी की बात यह है कि उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना जो है वो इस बिल के विरोध में वोट करेगी। इंडिया अलायंस में फिलहाल उद्धव ठाकरे की शिवसेना शामिल है, यानी शिवसेना UBT जो है वो इस बिल के विरोध में वोट करेगी। तो वहीं JDU और TDP जो है इस बिल के समर्थन में वोट करेगी। अब सस्पेंस जो है वो बना हुआ है BJD और YSR कांग्रेस को लेकर के। उम्मीद लगाई जा रही है कि इन दोनों पार्टियों का समर्थन सरकार को मिलेगा, क्योंकि धारा 370 का मामला हो या ट्रिपल तलाक का, राज्यसभा में उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं था, लेकिन इन्हीं दोनों पार्टियों ने बेड़ा पार लगाया था उस वक्त BJP का और सरकार का। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि इस बार भी ये दोनों पार्टी सरकार के पक्ष में वोट करेंगे। हालांकि अभी स्थिति स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई है। तो उम्मीद ये है कि ये दोनों पार्टी सत्ता पक्ष के तरफ से बिल के समर्थन में वोट करेगी। हालांकि मैं स्पष्ट कर दूं, ये दोनों पार्टी ना तो NDA में है ना इंडिया अलायंस में है। अब बात कर लेते हैं, ये था वक्फ संशोधन कानून को लेकर के जो भी कुछ हुआ उसकी मोटा मोटी लबोलुबाब हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अब बात कर लेते हैं दिल्ली विधानसभा की थोड़ी सी। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा पर कोर्ट ने दिल्ली दंगा के दौरान उनकी भूमिका की जांच के लिए आदेश दिया है। यानी कि अब क्या दिल्ली दंगा में कपिल मिश्रा की कोई भूमिका थी, इसकी जांच होगी, इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा। इसके बाद आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई। आज दिल्ली विधानसभा में जमकर बवाल हुआ और आम आदमी पार्टी के विधायक ने दिल्ली विधानसभा के बाहर विधानसभा परिसर में कपिल मिश्रा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि वो कपिल मिश्रा के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे दिल्ली विधानसभा के अंदर, इसलिए स्पीकर ने उनको बाहर कर दिया। तो वहीं आतिशी ने बजट को लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर आरोप लगाया और दिल्ली सरकार पर कि हवाई बजट है और दिल्ली सरकार के पास तो पैसा भी नहीं है खर्च करने के लिए। आप देखिए क्या कुछ कहा है आतिशी ने। ये ऑर्डर पूरे साल के लिए है जो किसी महीने के लिए है? ये ऑर्डर अप्रैल के महीने के लिए है और इसमें स्पष्ट लिखा है कि जो पूरे साल का बजट है उसका अप्रैल में सिर्फ 5% खर्च हो सकता है। देखिए, अगर आप इस आंकड़े को टोटल करिए 5% यानी 5,000 करोड़, अगर आप इसे 12 से गुना करेंगे तो यानी टोटल हुआ 60,000 करोड़। तो अगर इस दर पे ही खर्चा करना सरकार अलाउ करेगी, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि सरकार के पास, देखिए, झूठे भाषण देना बहुत आसान है, जुमलेवार भाषण देना बहुत आसान है, लेकिन जब पैसा है ही नहीं तो खर्च कैसे हो सकता है। और आज जो बात मैंने अपने भाषण में कही, अपने संबोधन में कही, उसका प्रमाण दिल्ली सरकार के ऑर्डर के माध्यम से खुद निकल के आ गया है। सरकार के अफसरों ने ही सरकार को एक्सपोज कर दिया। तो आज कमोबेश पूरे दिन भर की खबर में सुर्खियों में रही वक्फ संशोधन कानून, जिसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से मैं लेकर आया हूं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्ते।